हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच में। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल यानी जहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। सेकंड ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तीसरा ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये जो कांस्टेंट पोटेंशियल होता है वो होता क्या है। कांस्टेंट पोटेंशियल में जो पोटेंशियल का वेरिएशन होगा या उसका जो चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा वी कैसे और किस फार्मूले के साथ जीरो होगा। वी का फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/4πε0 क्यू अपान आर होता है। यानी जहाँ पर चार्ज जीरो होगा वहाँ पर पोटेंशियल जो पोटेंशियल का वेरिएशन है वो भी जीरो हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हो जाएगा देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। दूसरा क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू डी वी अपान डी आर, यानी डी वी अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो हो जाएगा। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा यानी ऑप्शन सी द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो, तो वहाँ पर भी कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी पर हम लोग टिक करेंगे बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। फिर से हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक कैपेसिटर वर्क इन, कैपेसिटर कार्य करता है किसमें किसमें, डीसी सर्किट, एसी सर्किट, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। तो कैपेसिटर जो है एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों में काम करता है। देखिए यहाँ एसी करंट और डीसी करंट का बात नहीं किया जा रहा है, आप इसको फ़र्क को समझिए। फिजिक्स में हम बार बार अपने सारे वीडियो में बोलते हैं कि टर्मिनोलॉजी पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, यानी जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है ए ऑप्शन में डीसी सर्किट और एसी सर्किट, न कि डीसी करंट या एसी करंट के बारे में बात किया जाता है। डायरेक्ट करंट डीसी का फुल फॉर्म होता है, एसी का अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर बात किया जा रहा है सर्किट। तो जो कैपेसिटर होगा आप अपने एक्सपीरियंस में देखे होंगे कि सभी तरह के सर्किट में प्रयोग होता है, एसी में भी होता है और डीसी में भी होता है। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर देखिए छोटा छोटा मूंगा मोती की तरह कैपेसिटर लगा रहता है, लाल पीला हरा नीला, जैसे कि किसी का ताबीज हो, तो वो सब कैपेसिटर ही होता है। वो कैपेसिटर आपका एसी वो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है वो डीसी पर काम करता है, तो वहाँ पर भी वो प्रयोग किया जाता है। और आप पंखा में भी देखेंगे गोला सा होता है जिसको कि बोलते हैं कंडेंसर कॉमन लैंग्वेज में। तो कंडेंसर क्या होता है, वो कैपेसिटर ही होता है, जिसको फिजिक्स में कैपेसिटर बोला जाता है, उसी को कॉमन लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं। जो मिस्त्री होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होता है, वायरमैन होते हैं, जो आपके घर में आके पंखा टीवी कूलर बनाते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो आप देखेंगे वहाँ पर भी यूज होता है। और इसी तरह मोबाइल का, चाहे टीवी का या किसी भी गैजेट का, लैपटॉप का सर्किट मदरबोर्ड उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर भी एक छोटे छोटे मूंगा मोती के फॉर्म में लाल पीला हरा नीला सब लगा रहता है, ताबीज की तरह बिल्कुल देखने से लगेगा, बहुत चिकना होता है, वो कैपेसिटर की पहचान होती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हम क्वेश्चन लाए हैं अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिजिक्स की पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स जो आप 12th में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की सीबीएसई की बुक पढ़ रहे हैं, वो आप उस पर पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैन बी इंक्रीज बाई। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ देते हैं, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लेट, डिक्रीजेज द थिकनेस ऑफ प्लेन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा,
डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ऑप्शन ए सही होगा। अब कैसे सही होगा इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, कैपिटल A अपॉन स्मॉल डी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A अपॉन डी। एप्सिलॉन क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कैपिटल A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, D क्या है, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स होता है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंडेंसर कैपेसिटेंस सेक्शन होता है वो डायलेक्ट्रिक बढ़ाने पर बढ़ता है, प्लेट्स का एरिया बढ़ाने पर बढ़ता है, उसके बीच प्लेटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी को बढ़ाने पर वो घटता है। तो यहाँ पर क्या है, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी डिक्रीज का जगह अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैन बी इंक्रीज बाय, जब उन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम कम करेंगे तो कंडेंसर का कैपेसिटेंस सेक्शन यानी C की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए सही होगा, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। द अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटली बाय ए डायलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड। कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम दो कंडक्टर को सेपरेट कर रहे हैं किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेक्टिफायर। तो उसको हम लोग कैपेसिटर करेंगे। दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो दो इक्वल सेम एरिया के कंडक्टर से बना होता है, जिसका जो बीच में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर ही होता है। तो ऑप्शन C से हो जाएगा कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से कौन सा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर, मेगर, वोल्टमीटर, XY प्लॉटर। तो देखिए एमीटर, मेगर, वोल्टमीटर जो है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है बल्कि ये डिस्प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है। आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार देख करके उसकी वैल्यू को नोट कर सकते हैं, एमीटर, मेगर और वोल्टमीटर। जो XY प्लॉटर है ये क्या करता है कि ये प्लॉट कर देता है किसी भी किसी भी वैल्यूज़ को। छठा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसमें ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन C से हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, 7th क्वेश्चन है ये, एनर्जी इज स्टोर इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में होता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी के फॉर्म में होता है। कारण कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो चार्ज के कारण होती है, और चार्ज की पढ़ाई हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो अब इसलिए जो एनर्जी स्टोर होगा वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचर का ही होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², यानी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या जनरली हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहा है तो उस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर होगा उसकी वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। अगर वही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट B² मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन B सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डायपोल इज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, नन ऑफ दिस। जो
आपका 8th क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के होगा तो वो क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि द नेट पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो ही होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, द नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज जीरो। इस कारण से उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो इसमें तो जीरो वाला ऑप्शन दिया नहीं है, इस कारण से आपका ऑप्शन 4th नॉन ऑफ दिस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एक्सपीरियंस। अगर किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाल देंगे तो वह क्या कैसा महसूस करेगा, मतलब क्या क्या महसूस करेगा, तो वहाँ पर एक टॉर्क भी जनरेट होगा, फोर्स भी जनरेट होगा। ठीक है, एक कपलिंग फोर्स होगा जो टार्क की तरह एक्ट करेगा और एक फोर्स भी जनरेट करेगा। तो इसमें ऑप्शन 9वां के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए फोर्स एंड ए टार्क। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ए फोर्स एंड ए टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, 10वां क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ए टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी, क्या हो जाएगा, रिमेन द सेम, डिक्रीजेज बिकम जीरो, इंक्रीजेज। द टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल तो हायर पोटेंशियल पर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, किसी कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में क्या होता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिकल फील्ड शैल नेसेसरली चेंज इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन नॉन ऑफ दिस। तो जो कांस्टेंट पोटेंशियल होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dV/dr, तो कांस्टेंट पोटेंशियल यानी dV की वैल्यू जीरो हो गई तो E की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसी कारण से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में, क्षेत्र में। 12th क्वेश्चन है, व्हेन एयर इज इन ए कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द कैपेसिटी, यानी कैपेसिटेंस का कैपेसिटी एयर को रिप्लेस करने पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। डिक्रीज के टाइम, इंक्रीज के टाइम, इंक्रीजेस के -2 टाइम, यानी तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा इंक्रीज बाय के टाइम। अगर किसी कैपेसिटर की हवा को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसी टाइम उसी के अनुसार आपका कैपेसिटर भी चेंज कर जाता है। क्योंकि जो फार्मूला होता है C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीज इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेज, एरिया ऑफ प्लेट इज इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, एरिया ऑफ प्लेट इज डिक्रीजेज। तो जो फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन टू प्लेट्स है जहाँ पर कैपेसिटर रखा हुआ है। तो पहले प्लेट कैपेसिटी में कैपेसिटी किससे इंक्रीज करेगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाने से बढ़ जाएगा, एरिया प्लेट को बढ़ाने से बढ़ जाएगा, और एरिया अगर प्लेट घटाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या है, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट घटाने पर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, बढ़ाने पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट क्या होगा, कैपेसिटी घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट इज इंक्रीज, यानी किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी बढ़ तब जाएगा जब उसके एरिया को हम बढ़ा देंगे। ये फार्मूला सही आ जा रहा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d, उसी फार्मूला से ये आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है कि पूछ रहा है कि क्या होता है। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ ए कंडक्टर। बिल्कुल, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है इसमें पोटेंशियल का वैल्यू तो जीरो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो जैसे जैसे कंडक्टर के एज पर होगा वो आपस में डेंस होता जाता है, और जैसे जैसे उससे दूर जाता है वो वैसे वैसे रेरिफाई हो जाता है, और जहाँ पर कंडक्टर का एज होगा वहाँ पर वो कंडेंस होता जाता है। आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिकल फील्ड। विल, थर्ड ऑप्शन है, विल ऑलवेज बी इक्वल स्पीड। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए एंड बी। पहला वाला तो मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरे में क्या होगा? ए क्लोजर इन रीजन द लार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिकल फील्ड। जहाँ लार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वहाँ पर ये क्या होगा? बहुत पास पास होंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लाइन, और जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हम ड्रा करेंगे तो वो क्या दूर दूर दिखेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों इसमें समाहित है, दोनों सही होगा। इस वीडियो का यह 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ए यूनिट positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then अगर मान लीजिए किसी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, तो वहाँ पर क्या होगा? नो वर्क इज डन, वर्क डन इज कांस्टेंट, वर्क इज डन बाय द चार्ज, वर्क इज डन ऑन द चार्ज। तो वहाँ पर क्या होगा? नो वर्क डन होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज नहीं कर रही है, इसलिए वहाँ जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज ही नहीं हो रहा है। इस कारण से वहाँ जो वर्क डन होगा वो भी नहीं होगा। क्यों? फार्मूला ही होता है W इक्वल टू क्यू वी। जब डेल्टा W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। डेल्टा W क्या हो गया? चेंज इन वर्क हो गया। Q क्या है? चार्ज हो गया। तो जब डेल्टा वी ही जीरो हो जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो डेल्टा W की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी डेल्टा W यानी वर्क की वैल्यू जीरो हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा ही मज़ेदार वीडियो के लिए, जो एजुकेशनल वीडियो हैं, इंस्प्रेसिव वीडियो हैं, इनके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर 11, 12, 9, 10th BSc गेट के भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल पर अगर सर्च करेंगे तो आपको सारे ब्रांच के, सारे लेवल के फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे। खासतौर से आप सभी लोग के लिए जो कि 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही यूज़फुल है। तो आप सभी से लास्ट में जाते जाते रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।